एक राजा अपने लिए समझदार और ईमानदार मंत्री की तलाश कर रहे थे। राजा ने कई लोगों का साक्षात्कार लिया, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन्हें मंत्री बनने के लायक नहीं लगा। वहीं जब ये बात राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पता लगी तो वो फौरन राजमहल चला गया। राजा से मिलकर उसने कहा, मैं इस राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और मैं आपका मंत्री बनने के काबिल हूँ। आप चाहे तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं। राजा ने उससे काफ़ी कठिन सवाल किए और उसने समझदारी से सवालों का जवाब दिया। राजा ने उसे मंत्री बना लिया। सब ठीक चल रहा था, फिर एक दिन मंत्री के घर एक बुजुर्ग आता है जिसके पास 3 गठरी होती है। बुजुर्ग मदद मांगते हुए कहता है, क्या तुम मुझे एक रात के लिए अपने घर में जगह दे सकते हो? मैं एक मुसाफिर हूँ और मेरे पास 3 गठरी धन भी है, इसलिए मेरे लिए रात को यात्रा करना ठीक नहीं होगा। ये सुन मंत्री बोला, जी जी, आपका स्वागत है मेरे घर में, आप यहाँ जब तक चाहे आराम से रह सकते हैं। बुजुर्ग बोला, बेटा क्या तुम मेरी एक गठरी उठा सकते हो? ये काफ़ी भारी है। वह बुजुर्ग की मदद करने के लिए हाँ कर देता है और एक गठरी उठा लेता है। मंत्री बुजुर्ग से पूछता है कि आखिर इसमें क्या है जो ये इतनी भारी है? बुजुर्ग ने कहा, इस गठरी में सोने के सिक्के हैं। मंत्री बुजुर्ग को अंदर ले आता है, तब बुजुर्ग कहता है, क्या तुम मेरी तीनों गठरी को संभाल कर रख सकते हो? क्योंकि अब हम दोनों सो जाएंगे और इतना धन इसे खुले में रखना सही नहीं है। मंत्री बोलता है, क्यों नहीं, मैं इसे रख लेता हूँ। वह दूसरी गठरी उठा लेता है और ये गठरी भी भारी होती है। मंत्री कहता है, ये दोनों गठरी भी बहुत भारी है। बुजुर्ग कहता है, हाँ, इन दोनों गठरी में चांदी के सिक्के हैं। सोने से पहले चिंतित बुजुर्ग मंत्री को कहता है कि इन तीनों गठरी में सिक्के हैं, कृपया तुम इसको लेकर मत भागना, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि एक तो मैं बुजुर्ग हूँ और दूसरा मेरे पैर में भी चोट लगी है। मंत्री बोलता है, नहीं नहीं बाबा, आप फिक्र ना करें, आपका धन मेरे पास सुरक्षित है, आप आराम से सोए, आपके धन की रखवाली के लिए मैं रात भर जागता रहूंगा। ये सुन बुजुर्ग आदमी सो गया। थोड़ी बाद मंत्री सोचता है कि अगर मैं ये तीनों गठरी लेकर भाग जाऊं या बुजुर्ग को देने से मना कर दूं तो मैं धनवान बन जाऊंगा और ये बुजुर्ग तो मुझे कभी पकड़ भी नहीं पाएगा। और इस बुजुर्ग के पास क्या सबूत है कि इसने अपनी गठरियां मुझे दी है? अगले दिन जब सुबह बुजुर्ग जागता है तो मंत्री से कहता है कि तुम मुझे मेरी तीनों गठरी दे दो, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि सुबह सुबह ही यात्रा के लिए निकल जाऊं। बुजुर्ग की बात सुनकर मंत्री बोलता है, कौन सी गठरी बाबा, आपने तो मुझे कोई गठरी नहीं दी है। मंत्री की बात सुनकर बुजुर्ग हैरान रह जाता है और उससे कहता है कि तुमने लालच में आकर मेरी तीनों गठरी चुरा ली। मंत्री गुस्से से कहता है कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुमने मुझे कुछ दिया है? और वैसे भी शायद तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं राजा का खास मंत्री हूँ। तुम्हारी बात यहाँ कोई नहीं मानेगा, इसलिए तुम्हारा भला इसी में है कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। बुजुर्ग हंसते हुए कहते हैं, शायद तुम मुझे अच्छे से नहीं जानते, तुम मंत्री हो तो मैं राजा हूँ। ये कहकर राजा अपने असली वेश में आ जाते हैं। मंत्री ये सब देखकर बहुत डर जाता है। फिर राजा कहते हैं, तुम बुद्धिमान थे इसलिए मैंने तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त किया, लेकिन तुम्हारे अंदर ईमानदारी है या नहीं ये मुझे जानना था। इसलिए मैंने बुरे आदमी का भेष बदलकर तुम्हारी परीक्षा ली, लेकिन अफसोस तुम इस परीक्षा में पास नहीं हुए, इसलिए तुम मेरे मंत्री बनने के लायक नहीं हो। राजा की ये बात सुनकर उसको अपनी गलती पर खूब पछतावा हुआ। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लालच में आकर हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, इसलिए हमेशा ईमानदार रहे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। एक सेठ था, वो बहुत अमीर था। उसके परिवार में उसकी माता और पत्नी थी। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। उसके 3 बहुत अच्छे मित्र थे। पहला मित्र ऐसा था जिससे वह प्रतिदिन मिलता था। सेठ को ऐसा लगता था कि अगर एक दिन भी दोनों ना मिले तो दिन अधूरा सा है। सेठ का दूसरा मित्र भी था। दूसरा ऐसा था जिसे वह प्यार अवश्य करता था, पर मिलता था 1-2 सप्ताह में एक बार। और तीसरा मित्र ऐसा था जिसे वह महीनों के बाद कभी कभी मिल पाता था।
तीसरे मित्र से मिलने के लिए सेठ को वक्त ही नहीं मिल पाता था। एक बार सेठ पर किसी ने मुकदमा कर दिया। सेठ के वकील ने कहा, देखो, मुकदमा बहुत सख्त है, इसलिए तुम्हें अपने आप को बचाने के लिए एक ऐसा गवाह तैयार करना होगा जो ये कहे कि वो तुम्हें अच्छे से जानता है और तुम पर लगे आरोप को गलत समझता है। सेठ वकील की बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो जानता था कि उसका पहला ही मित्र उसके कहने भर से ही बिना कोई सवाल किए उसके हक में गवाही देने को तैयार हो जाएगा। ये सोचकर सेठ अगले ही दिन अपने पहले मित्र के पास गया। उससे मिलकर सेठ बोला, मित्र, मुझ पर एक मुकदमा बन गया है, तुम्हारा बस एक काम है, तुम्हें मेरे साथ चलकर मेरे पक्ष में गवाही देनी होगी। मित्र ने कहा, देखो भाई, तुम्हारी मेरी मित्रता अवश्य है, लेकिन गवाही देने के लिए मैं तुम्हारे साथ एक पग भी नहीं जा सकता। ये कोर्ट कचहरी के कामों से मैं दूर ही रहता हूँ। मुझे माफ करना मेरे मित्र, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। ये सुनते ही सेठ बहुत निराश हुआ, दुखी भी हुआ, क्योंकि उसको इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तभी उसे दूसरे मित्र का विचार आया। सेठ ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मेरा पहला ना सही दूसरा दोस्त मेरे काम जरूर आएगा, वो जरूर मेरे हक में गवाही देगा। ये सोचकर सेठ ने उसके पास जाकर गवाही देने के लिए कहा। ये सुनकर मित्र बोला, मित्र, मैं तुम्हारे साथ कचहरी के द्वार तक तो चल सकता हूँ तुम्हारा साथ देने के लिए, लेकिन गवाही नहीं दूंगा। ये सुनते ही सेठ फिर दुखी हुआ। फिर उसे अपने तीसरे मित्र का ख्याल आया, जिसे वह महीनों बाद थोड़ी देर के लिए मिलता था। उसने मन ही मन सोचा, जिनसे मैं ज्यादा मिलता जुलता हूँ, अपना कीमती वक्त देता हूँ, जब उन्होंने मेरे काम आने से साफ इनकार कर दिया तो अपने तीसरे मित्र से तो मैं बहुत कम मिल पाता हूँ। उसके लिए मैंने आज तक कुछ खास किया ही नहीं, फिर भी मुझे एक बार तो उसके पास जाना चाहिए, उससे अपनी बात कहनी चाहिए, फिर चाहे वो इनकार कर दे। ये सोचकर सेठ ने अपने तीसरे मित्र से अपनी बात कही। सेठ की बात सुनते ही तीसरे मित्र ने जोश के साथ कहा, मैं चलूंगा तेरे साथ और तेरे पक्ष में गवाही भी दूंगा, और मेरा दावा है कि यह मुकदमा समाप्त भी हो जाएगा और तू बरी हो जाएगा। दोस्तों, जानते हो वह तीसरा मित्र कौन है? वह है आत्मा, जिसका हम सबसे कम ध्यान रखते हैं। पहला मित्र है धन, संपत्ति, भवन, भूमि, जिन्हें हम अपना समझते हैं और जिनके लिए रात दिन हर समय चिंता करते हैं, पर हमारे मरने के बाद वे हमारे किसी काम नहीं आते। दूसरा मित्र है ये संबंधी, रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, भाई, बहन, जिनके लिए मनुष्य प्रत्येक कष्ट उठाता है, पूरी जिंदगी इनकी सेवा में बिता देता है, लेकिन वे भी सिर्फ शमशान तक ही साथ जाते हैं। तीसरा मित्र है प्रभु प्रेम और शुभ कर्म, जो प्रभु प्रेम के कारण किए जाते हैं, जो हम ज्यादा नहीं करते, जबकि मरने के बाद वहीं हमारे साथ परलोक जाते हैं। दोस्तों, एक गहरी बात ये भी है, दोस्त वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, दोस्त वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी और अपने 2 भतीजों के साथ रहता था। लकड़हारे का भाई और उसकी भाभी जंगल में लकड़ी लाने गए थे, तो उन दोनों को शेर ने अपना शिकार बना लिया था। उनके बच्चे अपने चाचा और चाची के पास तभी से रहते थे। बड़े बेटे का नाम सोहन था। एक दिन सोहन ने अपनी चाची को चाचा से बात करते सुना। चाची बोल रही थी, हमारे पास इन बच्चों को पेट भर खाना देने के लिए भी पैसा नहीं है। हम कब तक इन्हें पालते रहेंगे? आगे हमारे भी तो खुद के बच्चे होंगे, हमें उनके लिए भी कुछ पैसा जोड़ना पड़ेगा। हम कब तक अपनी सारी कमाई इन पर लगाते रहेंगे? मेरी मानो तो हमें इन्हें जंगल में छोड़ आना चाहिए और ये काम हमें कल ही कर देना चाहिए। चाची की बातों पर चाचा ने हामी भरी। चाची और चाचा की बात सुन उसको एक तरकीब सूझी। वो तुरंत बाहर गया। वहां से उसने बहुत से सफेद कंकर इकट्ठा कर लिया। कुछ देर बाद लकड़हारे का सारा परिवार जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर पर सोहन पत्थर गिराता जा रहा था। जंगल में जब दोनों बच्चे आपस में खेलने लगे तो लकड़हारा और उसकी पत्नी बच्चों को वहीं छोड़कर चुपचाप घर वापस चले गए।
उन्होंने इस बात की बच्चों को भनक तक नहीं लगने दी। थोड़ी देर बाद सोहन के छोटे भाई राघव को अकेला होने का एहसास हुआ और वो रोने लगा। सोहन ने अपने भाई को कहा, तुम मत रो, मैं तुम्हें घर वापस ले जाऊंगा। सोहन ने राघव को कहा, इस पत्थर के पीछे पीछे चलो, हम अपने घर पहुंच जाएंगे। दोनों बच्चे पत्थर के पीछे आते आते वह जंगल से बाहर निकल गए। उसके बाद वह अपने घर पहुंच गए। जब बच्चे घर पहुंच गए तो लकड़हारा और उसकी पत्नी बच्चों को देखकर हैरान हो गए और खुश होने का नाटक करते हुए उनसे सब पूछने लगे। थोड़ी देर बाद लकड़हारे ने पत्नी को कहा, हमें इन्हें जंगल के बीच में छोड़ना चाहिए था, जहां से ये बच्चे वापस नहीं आ पाते। सोहन ने आज फिर उन दोनों की बातें सुन ली थी, पर दरवाजा बंद होने के कारण वह बाहर नहीं जा पाया। सोहन ने सोचा क्यों ना रसोई से कुछ रोटी ले लूं और इनका छोटा टुकड़ा तोड़ तोड़ कर रास्ते में गिराता चला जाऊं। अगली सुबह फिर उन दोनों ने दोनों बच्चों को अपने साथ लिया और जंगल के बीचों बीच चले गए। सोहन रास्ते में रोटी का टुकड़ा गिराता हुआ गया, परंतु उस दिन बच्चों की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। रोटी के टुकड़े पक्षियों ने खा लिए थे, इसलिए वे शाम को अपने घर वापस नहीं जा सके। दोनों बच्चे जंगल में इधर उधर भटक रहे थे। वे घर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें जंगल में एक घर दिखाई दिया। वो घर बहुत खूबसूरत था। दोनों बच्चे बहुत हैरान हुए कि इस जंगल में इतना खूबसूरत घर किसने बनाया है। इतने घने जंगल में कौन रहता होगा। वह घर एक आदमखोर राक्षस का था। दरवाजा खटखटाने पर राक्षस की पत्नी ने दरवाजा खोला। वह बच्चों को देखकर घर के अंदर ले आई और उन्हें शोर मचाने के लिए मना किया, क्योंकि उसकी 7 बेटियां अभी सो रही थी। उसने दोनों बच्चों को वहीं रुकने के लिए कहा। सोहन को लगा जरूर दाल में कुछ काला है। वो अपने भाई के साथ खिड़की से निकलकर भाग गया। जब आदमखोर राक्षस घर वापस आया तो उसे इंसानी मांस की गंध महसूस हुई। उसकी पत्नी ने बताया कि यहाँ 2 बच्चे थे, लेकिन वो इस खिड़की से भाग गए, जो कि गलती से मुझसे खुली रह गई। ये सुनकर कि बच्चे भाग गए हैं, उसने पत्नी को खूब डांटा। बच्चे काफी देर तक जंगल में भटक रहे थे। काफी देर के बाद दोनों जंगल से बाहर निकल गए। तभी उन्हें एक आदमी मिला। वह सभी बच्चों को अपने साथ घर ले गया और उनकी सारी कहानियां सुनी। वह आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था, जिसकी शादी के कई वर्ष बीतने के बाद भी उसके पास कोई बच्चा नहीं था। बच्चों को उसकी पत्नी ने उन्हें अपने पास ही रह जाने के लिए बोला। बच्चे भी उनके साथ रहने के लिए राजी हो गए। उन्होंने आपस में खूब बातें की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे इंसान भी हैं, जो हमें सही वक्त पर मिल जाते हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।